हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक नई प्रैक्टिस सीरीज की फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जून में जो पेपर होने वाला है उसकी डेट शीट आ गई है। आई थिंक 26, 27, 28 जून में ये पेपर होने वाला है। तो इसी रिगार्ड में मैंने ये सीरीज लॉन्च की है जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी उस टॉपिक से जितने भी नेट के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ साथ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं लेकर के आई हूँ ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये आज का पहला वीडियो है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और जिस जिस टॉपिक पर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जानकारी ये है कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं या फिर एप्लीकेशन पर जो भी हम पढ़ते हैं उन सभी की PDF आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हालांकि दो हैं इस तरीके से, एक चैनल है और एक ग्रुप है। चैनल है अपना सपना जेआरएफ और ग्रुप का नाम है अपना सपना जेआरएफ 2.0। आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपना सपना जेआरएफ जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे जो भी हम यहाँ यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी जानकारी ये है कि इस सीरीज के अंदर तो हम PYQs प्लस अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हम PYQs को प्रैक्टिस कर रहे हैं ईयर वाइज और यूनिट वाइज। जैसे ईयर वाइज दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है, उसमें पहले हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, फिर सेल बायो के किया है, अभी हमने स्टार्ट किया है प्लांट फिजियोलॉजी। तो यदि आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपना सपना जेआरएफ। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहां पर आप फ्री क्लासेस में टैप करेंगे तो आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। हो सकता है आपको बाहर भी विजिबल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है इन केस तो आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपको ये कोर्स दिखाई देगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, फीस इसकी कितनी है? बिल्कुल ही मिनिमम, ओनली 1 रुपी। केवल आपको 1 रुपी पे करना है। आप यहाँ जितने भी क्लासेस हो गई हैं उनको भी एक्सेस कर पाएंगे और आगे जितनी भी लाइव क्लासेस होंगे उनको भी आप देख पाएंगे। सो अभी तक जो लाइव क्लासेस है वो हमारे शाम को 9 बजे होती हैं और लाइव क्लास रहती है जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं और अपना डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं वहीं पर। ठीक है, सो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो डायरेक्टली आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहाँ आप अपना सपना जेआरएफ लिखकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आईफोन यूजर हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट नाम से एक एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर पर जाएंगे, वहाँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ आपसे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो मेरे एप्लीकेशन के लिए कोड है VAFAVZ। ठीक है, VAFAVZ एग्जैक्टली। तो ये कोड है जो आपको फिल करना है। जैसे आप ये कोड फिल करेंगे तो आपको इसके बाद ये दिखाई देगा, यहाँ आपको अपना नंबर डायल करना है। जैसे आप नंबर डायल करेंगे वहाँ इसी नंबर पर आपको OTP दिखाई देगा, आपको OTP एंटर करना है और आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, सो ये जानकारी है जो मुझे आपको देनी थी। अब बारी आती है हमारे आज की सीरीज पर जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें PYQs प्लस अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, सो आज हम पढ़ रहे हैं या फिर आज हम करने वाले हैं अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, जो कि रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। आइदर वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस हर जगह होता है। तो इसी के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है डिटेल में सो आप इसी यूट्यूब चैनल पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बायोकेमिस्ट्री के नाम से,
जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो वहां आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उसी में आपको रेस्पिरेशन नाम का एक टॉपिक मिलेगा। हालांकि एक वीडियो नहीं है, कई सारे वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी रिकमेंड मैं कर रही हूं, आप यहाँ से वीडियोस को देख करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आप अभी मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो रेस्पिरेशन होता है ये दो टाइप का है, एरोबिक और एनारोबिक। अच्छा, सबसे पहले मैं आप तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस थोड़ी सी बेसिक बातें, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और मैं भी आपको अच्छे से समझा दूं। सो बेसिकली होता ये है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये वाला पार्ट साइटोसोल होता है। सो जैसे ही जो भी फूड हम खाते हैं उसमें मेनली जो ग्लूकोज होता है वो सेल में यहाँ आता है साइटोसोल में। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अगर सेल में O2 है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, फिर यहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है, इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। फिर ये एक साइकिल को यहाँ रन करता है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या फिर TCA साइकिल बोलते हैं। इस दौरान यहाँ NADH बनता है एंड FADH2 बनता है। अब ये NADH2 FADH2 ETC एक रिएक्शन करते हैं और वहां से ATP की फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में कई सारे स्टेप होते हैं। पहले ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर लिंक रिएक्शन होता है, देन क्रेब्स साइकिल होता है, ETC होता है, इसके बाद जाकर के ATP बनती है। सो हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? अब एक स्टेप में ऐसा नहीं होता है, कई सारे स्टेप होते हैं तब जाके ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। सो ग्लाइकोलिसिस इज द इनिशियल स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन 2 molecules ऑफ पायरुवेट एंड अ नेट गेन ऑफ 2 molecules ऑफ ATP एंड NADH। ग्लाइकोलिसिस में हम एक ग्लूकोज देते हैं और हमें मिलता क्या है? 2 मोल ऑफ पायरुवेट मिलते हैं, 2 मोल ऑफ ATP मिलता है एंड 2 मोल ऑफ NADH मिलता है। जैसे आप देखिए, हमने एक ग्लूकोज दिया है, यहाँ पर हमें 2 मोल ऑफ NADH मिले हैं, 2 मोल ऑफ ATP मिले हैं, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में देखिए इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम के बिहाफ पर ये पड़ा है, दैट इज एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनाज। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था कि सेल में ऐसी भी कोई रिएक्शन होती है, तो इसीलिए इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। लोकेशन क्या है? साइटोसोल में होता है, साइटोसोल में। नंबर ऑफ स्टेप कितने होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 10 स्टेप होंगे तब जाकर ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, और 10 स्टेप है तो वहां पर हमें 10 ही एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। बिना एंजाइम के ये रिएक्शन बहुत 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 स्लो होती है। ठीक है, सो यहाँ पर CO2 फॉर्म नहीं होती। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो CO2 फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन CO2 फॉर्म नहीं होता, इसीलिए हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन 3 टाइप का होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जितने भी कार्बन हमने दिए हैं वो सारे CO2 के फॉर्म में निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि यदि आपने C6H12O6 दिया है, ग्लूकोज दिया है, और यदि आपको रिएक्शन के बाद 6 CO2 ही मिल रहे हैं, यानी कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में होता है। इनकम्प्लीट में क्या है कि यदि आपने ग्लूकोज दिया है जिसमें 6 कार्बन है, लेकिन एट द एंड आपको केवल 2 ही CO2 मिली है या 3 CO2 मिली है, कंप्लीट नहीं मिली है, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन हो गया है लेकिन एक भी CO2 नहीं मिली है, उसे बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। और ग्लाइकोलिसिस ऐसी ही प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, लेकिन वहां CO2 फॉर्म नहीं होती, कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है, यूकैरियोट्स में भी मिलती है, प्लांट सेल में भी मिलती है, एनिमल सेल में भी मिलती है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो, हर जगह ग्लाइकोलिसिस होती है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोसेस। इंडिपेंडेंट ऑन O2, इसे O2 पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं करती है। आइदर सेल में O2 हो
या ना हो, इसको तो होना ही होना है, इसलिए बोलते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन O2, चाहे वहां पर O2 हो या ना हो, इसको तो चलते रहना ही है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और O2 पर डिपेंड नहीं करती है। अब बारी आती है कि सबस्ट्रेट क्या है। हमने बात की है कि ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन ग्लूकोज में भी कई सारी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, दिस इज द मेन सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये होता क्या है, देखिए आप इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ये यहाँ पर एक चेन की फॉर्म में है। जैसे साइक्लिंग फॉर्म में आता है तो दो फॉर्म बन सकती हैं। ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन में यदि OH बिलो द प्लेन है तो उसको बोलते हैं अल्फा एनोमर, और यदि वो अबोव द प्लेन है OH तो उसको बोलते हैं बीटा एनोमर। ठीक है, सो अल्फा डी ग्लूकोज कहाँ है, तो यानी कि OH कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा। सो ये है अल्फा डी ग्लूकोज जो कि सबस्ट्रेट होता है ग्लाइकोलिसिस का। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखिए 10 स्टेप होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज होते हैं या फिर एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज होते हैं। हमने पता है कि रेस्पिरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल जाए, लेकिन फूड से एनर्जी लेने का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ना कि हमें मिलती है। सो जो पहले 5 स्टेप्स होते हैं उनको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, जिसमें ATP हमें देनी पड़ती है, सेल को ATP देनी पड़ती है ताकि ये रिएक्शन हो जाए। और उसके बाद के जो 5 स्टेप होते हैं वो पे ऑफ होते हैं या फिर एनर्जी जनरेटिंग फेज होता है, जिसमें एनर्जी बनती है, ATP हमें मिलती है। ठीक है, सो ये 10 स्टेप कौन कौन से हैं। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर जो ATP बनी है, ये जो ATP बनी है ये किस फॉर्म से बनती है, डायरेक्ट ATP सिंथेसिस होता है यहाँ पर, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ATP बनने के भी 3 मेथड हो सकते हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो हम देखते हैं प्लांट के केस में, जब सनलाइट का इस्तेमाल करके वहां ATP बनती है लाइट रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वहां पर ATP बनता है, वो बनता है लाइट, सनलाइट की हेल्प से, तो उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकंड मेथड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो उसके एट द एंड पर हमें ATP मिलती है, वो मिली है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। और थर्ड मेथड होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो ग्लाइकोलिसिस में जो ATP बनी है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनती है। ये क्या होता है, जैसे देखो हमारे पास एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस का 10th स्टेप पर आता है। ये पायरुवेट काइनेज क्या करता है, इसके पास 2 साइट है, एक साइट पर ये ऐड करता है ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और एक पर ऐड करता है वो अपने सबस्ट्रेट को, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट को, जिसको पैप बोलते हैं यहाँ पर। सो इस फोस्फोइनोल पायरुवेट के पास ये फोस्फेट होता है। सो ये एंजाइम क्या करता है, फोस्फेट यहाँ से हटाता है और AD पर ऐड कर देता है। सो ADP बन जाता है ATP और ये बन जाता है पायरुवेट। सो इस एंजाइम ने 2 काम कर दिए हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना दिया है और ADP से ATP बना दी है। सो यहाँ किसी और मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, सीधा सबस्ट्रेट लेवल पर ही फोस्फोराइलेशन होकर के ATP बन गया है। सो ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली ये ही ग्लाइकोलिसिस है। 10 स्टेप हमने पढ़े हैं, तो देखिए फर्स्ट में सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ATP देनी पड़ती है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग फेज है, यहाँ पर हमें ATP देना पड़ेगा, जिससे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज, जिसमें हेक्सोकाइनेज भी हो सकता है और ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है। ग्लूकोकाइनेज कहाँ होता है, ये बेसिकली लीवर में होता है, और हेक्सोकाइनेज हर एक सेल में देखने को मिलता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज बेसिकली लीवर में होता है। सो ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा दिस इज कॉल्ड आइसोमिरेज, क्योंकि ये आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद आता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज,
जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पर भी हमें एटीपी देनी होती है। तो हमने यहाँ एक एटीपी दी है, यहाँ एक एटीपी दी है, यानी कि अब तक हम 2 एटीपी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये कन्वर्ट होता है 2 प्रोडक्ट में, क्योंकि ये 6 कार्बन का है। अब ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। दिस फर्स्ट वन इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द सेकंड इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। इसके बाद ये भी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। सो अगेन यहाँ पर भी आइसोमेरेज आकर के डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजिनेज, जो NAD को कन्वर्ट करता है NADH में। फिर ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जहां ADP को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। यहां पर आकर के ATP की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। और कितनी ATP बनी है? 2 ATP बनी है, क्योंकि हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, तो ATP भी 2 ही बनेंगी। इसके बाद फिर ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। पहले 3 पर फॉस्फेट था, अब 2 पर आ गया, तो म्यूटेज एंजाइम आएगा। फिर ये कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ इनोलेस, और फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। ये भी 2 ATP को लेता है और ADP को और ATP में कन्वर्ट कर देता है। सो देखो 2 ATP हमें यहाँ मिली है, 2 ATP हमें यहाँ मिली है। दी हमने कितनी है? 2 दी है। मिली कितनी है? 4 है। तो बेसिकली हम लिखते हैं कि जो नेट गेन हमें ATP का हुआ है वो 2 ATP, हालांकि बनती 4 है लेकिन हमें मिली 2 है, क्योंकि 2 यहाँ पर हमने कैंसिल आउट कर दी है। सो इस तरीके से ये पूरा स्टेप चलता है ग्लाइकोलिसिस का। ये वाला स्टेप भी होता है, अभी इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी कि ये कहाँ देखने को मिलता है। अभी देखिए बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। इस पूरे पाथवे में 3 एंजाइम ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस को अगर हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम इन 3 एंजाइम को पकड़ेंगे, उनकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करवाएंगे और ग्लाइकोलिसिस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्लूकोकाइनेज, जिसमें हम हेक्सोकाइनेज भी लिख सकते हैं। ये है, एंड सेकेंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड थर्ड वन इज द पायरुवेट काइनेज। और एक कॉमन बात तीनों में ये भी है कि तीनों ही इरिवर्सिबल होते हैं। जहां पर डबल साइड एरो लगा है इसका मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है सेम एंजाइम से और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है सेम एंजाइम से, लेकिन इन केस ऑफ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। लेकिन अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ये एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे 3 एंजाइम है या फिर 3 स्टेप है, द फर्स्ट वन, द थर्ड वन एंड द 10th वन। ठीक है, ये तीनों ही रेगुलेट भी कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस को, तीनों ही इरिवर्सिबल होते हैं। अब आगे देखिए, जो हेक्सोकाइनेज होता है उसको एक्टिवेट कौन कर सकता है? AMP, और उसको इनहिबिट कौन कर सकता है? ATP एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आपको याद रखना है कि HK का एक्टिवेटर AMP एंड इनहिबिटर इज द ATP एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। व्हाट इज HK? हेक्सोकाइनेज। इसके बाद थर्ड स्टेप पर आता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसका एक्टिवेटर होता है AMP एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज ऑल्सो द एक्टिवेटर। इनहिबिटर कौन होता है? ATP, सिट्रेट एंड H पॉजिटिव आयन इज द इनहिबिटर ऑफ PFK। इसके बाद जो पायरुवेट काइनेज है जो कि 10th स्टेप पर आता है, इसका एक्टिवेटर होता है AMP, ADP, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इनहिबिटर कौन होता है? ATP, एसिटाइल कोएंजाइम A एंड एलेनिन। ठीक है, ये बातें तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक और केस, RBC जो होती है वहां पर ग्लाइकोलिसिस थोड़ी अलग होती है एज कंपेयर टू द अदर सेल। हालांकि RBC में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक के लिए कंडीशन क्या है कि वहां O2 होना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। RBC के पास O2 तो भर भर के होता है, काम इसका क्या है? O2 को कैरी करना।
लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिस वजह से वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, एनारोबिक ही होता है। ठीक है, चीज़ें वहाँ पर एनारोबिक ही चलती हैं। सो देखो, जैसे ही जो आरबीसी है उसकी फॉर्मेशन देखिए कैसे होती है। हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, ये बनाते हैं प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, जिसके पास एचबी हो जाएगा। फिर इससे ये कन्वर्ट होता है इरिथ्रोब्लास्ट में, जिसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है, फिर बनते हैं रेटिकुलोसाइट, जिसमें जो ब्लड में एंटर कर जाते हैं ये, और वहां से बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्गी है, वो सब निकल गए हैं, खत्म हो गए हैं। और लास्ट में ये बन गया है मैच्योर आरबीसी, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे मैच्योर आरबीसी को, ना ही तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, ना ही उसके पास कोई ऑर्गेनेलीज होंगी, वो ब्लड में प्रेजेंट होगा, और केवल उसके पास एचबी होता है ताकि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सके और उसको कैरी करवा सके। ठीक है, सो यहाँ होता क्या है, देखिए ये जो आपने पूरी प्रोसेस देखी है, आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होता है, पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये बाईपास हो जाता है, ये बाईपास हो जाता है। यहाँ पर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर ये कन्वर्ट होता है सीधा यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये वाला स्टेप जो है नहीं चलता है। ठीक है, क्यों नहीं चलता है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली यहाँ आरबीसी में एक साइकिल रन होती है जिसको बोलते हैं रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट शंट बोलते हैं जिसको। देखो, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज 3-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, सेम जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं। लेकिन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जिससे वहाँ एडीपी से एटीपी भी बन रही थी। लेकिन यदि ये आरबीसी में हो रहा है तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज कन्वर्ट इट इनटू 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और फिर ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीसी को रिक्वायरमेंट होती है इस कंपाउंड की जो बना है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये ब्लड जो है उसमें आरबीसी है, आरबीसी में एचबी है, और एचबी से O2 बाइंड है। सो ये इसको यहाँ लेकर के आ गया है, एचबी है और O2 है, बिल्कुल टाइटली बाइंड है। अभी यहाँ मानो ये कोई टिश्यू है जिसमें इसको O2 यहाँ देनी है, लेकिन O2 यहाँ इतना हाईली बाइंड है कि वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर ये सेपरेट नहीं होंगे तो O2 यहाँ कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है आरबीसी में 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। सो ये कंपाउंड HB और O2 की जो एफिनिटी है साथ में जुड़ने की, इसको कम कर देता है, जिससे HB और O2 अलग अलग हो जाते हैं और O2 यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए आरबीसी में 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये प्रोसेस चलती है विद द हेल्प ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर पूरा प्रोसेस ऐसे सेम चलता है, यहाँ पायरुवेट बनता है। परफेक्ट, इस साइकिल को बोलते हैं रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, यानी कि 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट शंट। इसमें क्या पूछता है तुमसे कि इस पूरी प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी जनरेशन है वो स्किप हो गया है। जैसे देखो यहां हमने पढ़ा है इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में जहां एटीपी बनी है, ये फर्स्ट स्टेप है जहां एटीपी बनी है, और ये सेकेंड स्टेप है। लेकिन आरबीसी के अंदर ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है बाईपास हो जाता है, ये सीधा यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसके लिए एटीपी से जरूरी है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का बनना। अगर ये नहीं बनेगा तो आरबीसी अपना काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इस पाथवे को स्किप कर देता है। ठीक है, चलिए। सो ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। ओके, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, ये भी बता दिया है। बस इसमें ये लिखा है कि जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट होता है उसको डाईफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, ये एफिनिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए होता क्या है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होगा, सीधा ग्लाइकोलिसिस चलेगा साइटोप्लाज्म में। तो पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट,
पायरुवेट से बनता है लैक्टेट। सो इन द केस ऑफ आरबीसी ग्लाइकोलिसिस का जो एंड रिजल्ट है वो पायरुवेट नहीं होगा, वो लैक्टेट होगा। अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस का एंड पार्ट पायरुवेट होता है, क्योंकि फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फिर आरबीसी के अंदर जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। इस पूरी प्रोसेस को ही एज सच हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है, 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है, फॉर श्योर। फिर 2 पायरुवेट से जब लैक्टेट बनता है वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तब तो 2 NAD कन्वर्ट होते हैं 2 NADH में। लेकिन जब पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये सेम 2 NADH फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं NAD में, ताकि फिर से ग्लाइकोलिसिस को रन किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ होता है। अच्छा जी, तो अभी हमने सब कुछ देख लिया है, ग्लाइकोलिसिस आरबीसी में कैसे होती है, नॉर्मल सेल में कैसे होती है, कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ एटीपी बनती है, कहाँ बाईपास होती है, हमने सब रिवाइज कर लिया है। अब बारी है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, तुम्हें मेरे साथ में चीज़ें सोल्व नहीं करनी है। आप यहीं पर वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आंसर चेक करने के लिए आप फिर से वीडियो को ऑन करेंगे और चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो यहाँ मैं तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकती कि क्या आंसर है, तो वो मुझे खुद डायरेक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके अपना आंसर चेक करेंगे कि सही है या नहीं। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिसंबर 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द पायरुवेट काइनेज। पीके के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट देखिए, एटीपी इज एन एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। तुम्हें ये स्लाइड याद है? ये स्लाइड पायरुवेट काइनेज का इनिबिटर कौन है? एटीपी, एस्टाइल कोएंजाइम ए एंड एलेनिन। और एक्टिवेटर कौन है? एएमपी, एडीपी, G6P एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहीं से क्वेश्चन आया है कि एटीपी इनिबिटर होता है पीके का, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ पीके, इज दैट सो? फ्रक्टोज जो 1,6 बिसफॉस्फेट है ये पीके का एक्टिवेटर है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। एडीपी इज एन एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ पीके, ये गलत हो जाएगा। एडीपी क्या है? एक्टिवेटर है, ना कि इनिबिटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ पीके, ये सही बात है। मॉड्यूलेटर है मतलब मॉड्यूलेट कर सकता है, ठीक है, कम या ज्यादा हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलेनिन, तो ये बात भी सही है। सो ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एटीपी एंड सिट्रेट ऑन द इरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस। यदि आरबीसी जो कि ग्लाइकोलिसिस कर रही है वहां पर अगर हम तुरंत से एटीपी और सिट्रेट का लेवल बढ़ा देते हैं तो ग्लाइकोलिसिस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगी। देखिए कैसे, यहीं पर हम देख सकते हैं, यदि हम एटीपी बढ़ा रहे हैं और सिट्रेट बढ़ा रहे हैं सो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा। अगर ये इनहिबिट हो गया तो ऑफ कोर्स पूरा ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। सो इट इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है जून 2021 शिफ्ट 2 के अंदर और बोला है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज catalyze one of the regulatory steps in the glycolysis. Okay, which one of the following metabolic change leads to the activation of the phosphofructokinase? जो phosphofructokinase है वो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करता है। पूछा है इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। सो यदि मैं एटीपी को बढ़ाती हूँ, अगर मैं एटीपी को बढ़ाती हूँ तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाता है, सो दैट विल बी नॉट द आंसर। अगर मैं एएमपी को डिक्रीज करती हूं तो भी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा। यदि मैं सिट्रेट का लेवल हाई करती हूं तो भी ये इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को बढ़ाती हूं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक
ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ ये देखो, अगर मैं एएमपी को डिक्रीज कर रही हूँ, ऑप्शन में दिया है एएमपी डिक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रक्टोकाइनेज भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एटीपी बढ़ा रही हूँ तो भी डिक्रीज होगा, अगर सिटेट बढ़ा रही हूँ तो भी डिक्रीज होगा। लेकिन यदि मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ क्योंकि ये एक्टिवेटर है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर रहेगा अपना द फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर। क्वेश्चन में दिया है which one of the following correctly describe the effect of a mutation in the phosphofructokinase that leads only to the loss of allosteric regulation by the ATP। कहा है कि मानो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ठीक है, और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की इस साइट पर आकर के एटीपी बाइंड करता है। सो इस एंजाइम में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से एटीपी यहाँ बाइंड नहीं हो पा रही है। मानो म्यूटेशन ऐसा हो गया है कि जो साइट जहाँ पर एटीपी बाइंड होती है वो कुछ ऐसी हो गई है जिससे चीज़ें यहाँ बाइंड नहीं हो पा रही है, एटीपी बाइंड नहीं कर पा रही है। तो क्या रिजल्ट रहेगा? देखो, एटीपी अगर ज़्यादा है तो वो यहाँ बाइंड करके फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है, लेकिन वो साइट जिस पर एटीपी बाइंड करता है अगर उसी में म्यूटेशन हो गया है तो एटीपी चाहे कितनी भी ज़्यादा रहे कितनी भी कम रहे उससे तो बाइंड नहीं हो पाएगी, तो उसको इनहिबिट नहीं कर सकती। अगर इसको इनहिबिट नहीं करेगी तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इसकी वजह से जो पीएफके है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, गलत। इसकी वजह से पीएफके की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहां पर एटीपी तो बाइंड हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीपी जनरेशन बाय पीएफके, नहीं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेशन बाय पीएफके, इनमें से कुछ नहीं होगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस that contains the carbon of glucose is। आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो कहाँ आते हैं? अभी हम देख के आए हैं, वो लैक्टेट में आते हैं, ना कि पायरुवेट। मैंने समझा दिया है कि पायरुवेट में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर ग्लूकोज इस तरीके से आएगा, फिर बनेगा पायरुवेट। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है साइटोप्लाज्म में, फिर बना है लैक्टेट। सो इस कंडीशन में जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट होगा, ना कि पायरुवेट। लेकिन अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है सो पायरुवेट मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाती है, फिर आगे चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम बोलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट रहता है, ना कि लैक्टेट। ये तो बनेगा ही नहीं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा, ना कि सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस। बताना है आपको इनकरेक्ट कौन कौन सा है। सो देखिए, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज, इज दैट सो? अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि पायरुवेट काइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज ये तो रेगुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ कहा है कि रेगुलेट नहीं करते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेट कैन बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अभी पढ़ के आए हैं कि लैक्टेट भी ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हो सकता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर आरबीसी के अंदर जो होता है वहां पर भी लैक्टेट ही एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगी। अभी हमने देखा भी है कि ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ही नहीं करती ऑक्सीजन हो या ना हो, वो तो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो ग्लाइकोलिसिस हो ही नहीं पाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। इन एरिथ्रोसाइट्स द सेकेंड साइट इन ग्लाइकोलिसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाईपास्ड। आरबीसी के अंदर एटीपी जनरेशन की जो सेकेंड साइट है उसको बाईपास किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये हमने पढ़ा था। सो ग्लाइकोलिसिस में
फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी जनरेशन इज दिस एंड सेकेंड स्टेप ऑफ एटीपी जनरेशन इज दिस। सो आरबीसी के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है एटीपी जनरेशन का, केवल वो बाईपास होता है, सेकंड वाला नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आरबीसी के अंदर जो सेकंड साइट होती है एटीपी जनरेशन की, उसको बाईपास किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 गलत है, 1 सही है। हमसे पूछा है गलत, लेकिन आंसर थोड़े से गड़बड़ दे के रखे हैं। आंसर हमारा क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ए, सी एंड डी होना चाहिए, लेकिन 3 का नहीं, 2 का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो या तो आप ए सी देख लो, या फिर ए डी देख लो, या फिर सी डी देख लो। तो सी डी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ये भी आंसर हो सकता है, थर्ड वाला भी। ए सी तो कहीं नहीं दिया है, हाँ ये फोर्थ वाला भी हो सकता है। बी और डी नहीं हो सकता, ए और बी भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 आंसर हैं, सी और डी, ए और सी। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आंसर किस तरीके से होगा इसका। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2020 शिफ्ट 2 के अंदर क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन इरिथ्रोसाइट्स हेल्प्स बाईपास द फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप है एटीपी जनरेशन का आरबीसी के अंदर, उसको कौन सा एंजाइम बाईपास करता है? तो अभी हमने पढ़ा था, देखो यस, यहां पर देखिए, ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो होता है वो उसको बाईपास करवाने में हेल्प करता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इज दैट एंजाइम दैट हेल्प इन द बाईपास ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सो ये तो रहे हैं अब तक जो PYQs नेट में जो क्वेश्चन आए हैं ग्लाइकोलिसिस से। अब बारी है कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। चलिए देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दिस वन। आप इसको एक बार देखें, खुद से रीड करें और सॉल्व करें इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? पढ़ के आए हैं अभी, अल्फा डी ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सेकंड में लिखा है EMP जो पाथवे होता है, जो एम्बेडन और मेयरऑफ का जो पाथवे है, उसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट? 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है, बस मैं बता रही हूं आंसर की ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन ह्यूमन लीवर इज बाय। अगर ह्यूमन के लीवर की बात करें तो ग्लूकोज जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो वहां कौन सा एंजाइम करता है? केवल हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, या फिर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज दोनों, या फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो देखो इसके बारे में तुम्हें कुछ बता देती हूँ। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो यहां पर 2 एंजाइम काम करते हैं, कर सकते हैं, करेगा तो कोई एक ही, लेकिन 2 एंजाइम यहां काम कर सकते हैं। ग्लूकोकाइनेज, काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ऐड करते हैं, एंड हेक्सोकाइनेज। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये समझा देती हूं। ग्लूकोकाइनेज केवल वर्क करता है फॉर ग्लूकोज, यानी ये केवल ग्लूकोज पर ही फॉस्फेट ऐड करेगा, जबकि हेक्सोकाइनेज जितनी भी हेक्सोज शुगर होती हैं, जैसे फ्रक्टोज हुआ, जैसे ग्लूकोज हुआ, वो सब पर ऐड कर सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ग्लूकोज के लिए ही होता है। ये मिलता है लीवर के अंदर और ये मिलता है ऑलमोस्ट इन ऑल सेल, ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ सेल में ये देखने को मिलता है।
एक मेन पॉइंट ये है, इसका Km का जो वैल्यू होता है वो हाई होता है, जबकि इसके Km की वैल्यू लो होती है। Km यानी जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है उसको Km बोलते हैं, और Km और जो एफिनिटी होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर यदि यहाँ पर Km ज़्यादा है सो उसका मतलब है ग्लूकोकाइनेज की जो एफिनिटी है ग्लूकोज के लिए वो कम होती है। हेक्सोकाइनेज का Km वैल्यू अगर कम है तो हेक्सोकाइनेज की अपने सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है। सो हमने कहा है, क्वेश्चन में आया है कि लीवर के अंदर कौन कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सो ऑफ कोर्स ग्लूकोकाइनेज तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने कहा है कि हेक्सोकाइनेज भी ऑलमोस्ट सभी टाइप के सेल में मिलता है। यानी लीवर में ग्लूकोकाइनेज भी होता है और हेक्सोकाइनेज भी होता है, बाकी सेल में केवल हेक्सोकाइनेज होता है, ग्लूकोकाइनेज नहीं होता। तो यहां पर हमारा आंसर ये सेकंड नहीं होगा, हमारा आंसर होगा हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज both are present in liver and help in the formation of glucose 6 phosphate from the glucose. Okay, fourth question है, the following is an enzyme required for glycolysis. इनमें से कौन कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करते हैं। सो देखिए, पायरुवेट काइनेज ऑफ कोर्स ये तो हेल्प करेगा ही ऑन द 10th स्टेप, जिसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और बनाता है 2 ATP। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं आता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज भी नहीं आता एंड ग्लिसरोकाइनेज भी नहीं आता। तो ये तीनों एंजाइम यूज नहीं होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, केवल पायरुवेट काइनेज यूज होता है इन चारों में से, और वो भी कहाँ पर 10th स्टेप में, जिसमें ये पैप को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में और 2 ATP भी बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज डिकम्पोज्ड बाय द एंजाइम। यानी ग्लाइकोलिसिस में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, फर्दर वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कंपाउंड में, एक एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा एंजाइम ये करवाता है, एंजाइम का नाम पूछा है, याद है तुम्हें? नहीं है तो देखो मैं बता देती हूँ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, बात सेम है कि 2 फॉस्फेट होंगे। सो वहां पर एंजाइम आता है एल्डोलेज, जो इसको 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द सेकंड इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एंजाइम कौन सा है? एल्डोलेज। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द सी ऑप्शन। आगे देखिए, 6th क्वेश्चन है, Which of the following is not an enzyme involved in the glycolysis? इन चारों में से कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है? ठीक है, सो एल्डोलेज तो होता ही है, अभी हम देख के आए हैं, दिस इज ए। एल्डोलेज तो होता ही है, हमने अभी देखा है। एनोलेज भी होता है, हेक्सोकाइनेज भी होता है, ग्लूकोऑक्सीडेज नहीं होता। अच्छा, एनोलेज कहाँ होता है? देखो इसमें एनोलेज देखो यहां पर होता है, जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्जन होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में, वहां पर ये एंजाइम आता है, दैट इज एनोलेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका द डी ऑप्शन। ये भी काम करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता। हमसे पूछा है कौन नहीं करता, सो ये 4th वाला नहीं करता है, सो 4th विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 examples of substrate level phosphorylation in EMP pathway of glucose metabolism are in the reaction of। आपको बताना है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, सो इस पाथवे में 2 लेवल पर यानी कि 2 साइट पर ATP बनती हैं। कैसे बनती है? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से। कहाँ कहाँ बनती है ये आपको बताना है। सो एक तो 10th पर ही बनता है, जब पेप कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है, और दूसरा होता है जब 1,3 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो देखो यहां पर तो 2 फॉस्फेट हैं, फर्स्ट कार्बन पर और 3rd कार्बन पर, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसमें केवल 3rd कार्बन पर है। यानी जो फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट था
वो इस एंजाइम ने हटा करके एडीपी पर लगा दिया और उसको बना दिया एटीपी। सो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 ही ये बनेंगे तो एटीपी भी 2 ही बनेंगी। सो ये कौन सा स्टेप है एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 wait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो एक बनता है 7th पर और एक बनता है 10th पर। सो यहां पर देखिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहां बनता है एटीपी, दिस इज द फर्स्ट साइट, एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है तब यहां बनता है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द 7th क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन O2 सप्लाई इज इनएडिक्वेट पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कब कन्वर्ट होता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है। लेकिन जब वहां ऑक्सीजन ही नहीं है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रोसेस देखने को मिलती है ईस्ट के अंदर। और हमारे जो मसल सेल होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे मसल सेल को प्रॉपर मात्रा में O2 नहीं मिल रही होती है, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस फिर जो बनता है पायरुवेट वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाता है, मतलब जाएगा भी तो वहां रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि O2 नहीं है। सो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। ठीक है, सो ये 2 टाइप के सेल है जहां ये प्रोसेस देखने को मिलती है। सो आंसर विल बी द सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जो फ्लोराइड होता है इनहिबिट एंड अरेस्ट द ग्लाइकोलिसिस। जो फ्लोराइड आयन है वो कौन से एंजाइम को ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिट करते हैं जिससे कि ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है? तो नया क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा एनोलेज। एनोलेज जो एंजाइम है कहाँ हमने देखा है? देखो एनोलेज यहां पर आता है 9th स्टेप पर। जब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है पेप में, उस दौरान इस एंजाइम का काम आता है और ये एंजाइम फ्लोराइड आयन से इनहिबिट हो जाता है, जिस वजह से ग्लाइकोलिसिस भी इनहिबिट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें याद रखना है, द सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट काइनेज रिक्वायर आयंस फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, यानी कोफैक्टर की तरह कौन काम करता है? पायरुवेट काइनेज नीड एट द 10th स्टेप। सो पायरुवेट काइनेज में कैसे याद रखती हूं? PK, तो K ही इसका आयन होता है। सो K इज द कोफैक्टर ऑफ पायरुवेट काइनेज, जो इसकी एक्टिविटी के लिए काफी जरूरी होता है। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। इन कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट, 3 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे आर circumvented, which of the following enzymes do not participate। यानी कि कहा है कि जब लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनता है तो 3 रिएक्शन ऐसी होती है जिनको बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, अब उनमें से कौन सा एंजाइम है जो पार्टिसिपेट नहीं करता? यानी कि यदि मैं लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करती हूँ ग्लूकोज में, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा चलाती हूँ, तो इन चारों में से कौन सा एंजाइम है जो कि वहां काम नहीं करेगा? तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में 3 एंजाइम ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। ये देखो ग्लाइकोलिसिस में 3 एंजाइम ऐसे हैं, द फर्स्ट वन, द थर्ड वन एंड द 10th वन, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। यानी अगर लैक्टेट बना है, सो लैक्टेट से अगर फिर से ग्लूकोज बनाना है तो ये सारे एंजाइम काम करेंगे बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और ये जो 10th वाला है ये मना कर देंगे कि हम नहीं करेंगे। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इरिवर्सिबल हैं, हम अपोजिट काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर या तो वो स्टेप को बाईपास करवाएंगे, किसी और एंजाइम से इसको करवाना पड़ेगा, तब जाकर ही लैक्टेट से ग्लूकोज बन सकता है।
सो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि चारों में से कौन सा एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को करवाने से मना कर देगा, तो वो कौन होगा, पायरुवेट काइनेज। हालांकि 2 एंजाइम और है, उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन इन चारों में से केवल पायरुवेट काइनेज ऐसा है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हमें ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों करना है। अभी देखिए, जैसे ही हमने एक्सरसाइज की है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे मसल सेल को O2 नहीं मिल पाता, जिससे कि वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ताकि जितने भी एटीपी मिल रही है वहां से मिल जाए, यानी ग्लाइकोलिसिस से लगातार एटीपी मिल जाए। जो मसल सेल होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें थकान महसूस होती है। जैसे हम रनिंग करते हैं, उसके बाद जब हम थक जाते हैं, हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही दुख रहे होते हैं, क्योंकि उसका हाईली एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लगातार दुखते ही रहते हैं, दर्द ही होता रहता है, वो कुछ समय के बाद बंद भी हो जाता है। बंद क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल सेल में जो लैक्टिक एसिड बना था, उस लैक्टिक एसिड को लीवर में भेज दिया जाता है, फिर लीवर उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज फिर से मसल सेल में आता है और फिर से प्रोसेस चलती है। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए मसल सेल है, यहाँ पर ग्लूकोज था, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस होता है और पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से लैक्टेट बनता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। यहाँ पर 2 एटीपी बनती हैं और 2 NADH बनते हैं, और जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो ये NADH इस्तेमाल करके फिर से इनको NAD में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमारे मसल सेल में बहुत सारा लैक्टेट इकट्ठा हो गया है, इस लैक्टेट को ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर ब्लड से वो जाता है लीवर के पास। अब लैक्टेट का कुछ काम तो है नहीं, तो लीवर इस लैक्टेट को फिर से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। देखो ये प्रोसेस तो क्या है, ग्लाइकोलिसिस, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का। यहाँ पर ग्लूकोज से लैक्टेट बना है, लेकिन यहाँ लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है। बेसिकली लैक्टेट को फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ NADH लगे थे, लेकिन यहाँ NAD लगते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। फिर पायरुवेट से ग्लूकोज बना है, यहाँ पर NAD से NADH बने थे, लेकिन यहाँ NADH से NAD बनता है। यहाँ पर 2 ATP बने थे, लेकिन इसको फिर से कन्वर्ट करने में 6 ATP देनी पड़ती हैं। ठीक है, 6 ATP हमें देनी पड़ती है, तब जाकर के पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। फिर से ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर मसल सेल में आ जाएगा। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस विच अकर इन द लिवर एंड किडनी। किडनी में भी ये काम हो सकता है। The process involve lactic acid being converted into alanine। देखो सबसे पहले यहाँ लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है एलेनिन में, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से फिर लैक्टिक एसिड बनता है। कन्वर्टेड इनटू एलेनिन विच इज देन कैरिड टू द लीवर। इन द लीवर एलेनिन फिर से कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड फिर सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज को। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड दिस प्रोसेस कंज्यूम ऑक्सीजन एंड ATP। यहाँ ऑक्सीजन भी देना पड़ता है और ATP भी देनी पड़ती है, तब जाकर ही लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर कुछ एंजाइम्स ये काम करने से मना कर देते हैं, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द C ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर एल्डोलेज एक्टिविटी इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। एल्डोलेज एंजाइम कहाँ चाहिए थी हमें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहां हमें चाहिए होता है एल्डोलेज, तो उसका सबस्ट्रेट कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्लाइकोलिसिस इज रेगुलेटेड बाय। इससे भी होती है, इससे भी होती है, इससे भी होती है, यानी कि D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो दैट अप्रोक्सीमेट्स द नंबर ऑफ नेट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म्ड पर मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू द नेट नंबर फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ O2। यदि O2 नहीं है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी बनती हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान ही, लेकिन जब हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन तो कई सारी एटीपी बनती हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हम बी देंगे कि रेशियो क्या रहेगा, 1 तो नहीं रहेगा, 1 तो बनता ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, 2 का रहेगा, 10/2। हालांकि ये 10 मुझे नहीं समझ आया कि क्यों दिया है, लेकिन मैं 2 के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि ये रेशियो किस बिहाफ पर दिया है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी मैं 2 के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ कि यहाँ पर 2 बनते हैं एनारोबिक में, तो 2 का रेशियो रखेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। अभी पढ़ के आए हैं द एंजाइम एनोलेज। क्या करता है एनोलेज? एनोलेज 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है पैप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। सो ये एंजाइम फ्लोराइड आयन से इनहिबिट हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन कैटेलाइज बाय द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या करता है ये ठीक है, इसके बारे में दिया है, इट इज एक्टिवेटेड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी एंड सिट्रेट। बिल्कुल गलत बात है, एटीपी और सिट्रेट से तो ये इनहिबिट होता है, ना कि एक्टिवेट, तो ये गलत हो जाएगा। यूजेस द फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, गलत। इसका सबस्ट्रेट कौन है? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ना कि 1-फॉस्फेट। 1 पर तो ये ऐड करता है, सो ये इसका सबस्ट्रेट नहीं है, गलत। इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, बिल्कुल सही बात है। इज इनहिबिटेड बाय द फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, ये गलत है। ये इससे इनहिबिट नहीं बल्कि एक्टिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, यानी कि जो भी इसकी मतलब रेट होगा, स्पीड होगी, उसी स्पीड से हमारा ग्लाइकोलिसिस भी मूव करता है। सो इट इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। क्वेश्चन नंबर 17, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम्स इन द ग्लाइकोलिसिस इज इनहिबिटेड बाय, अगेन सेम क्वेश्चन, सिट्रेट और एटीपी अगर होगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा। अगर एएमपी होगा तो एक्टिव होगा, एडीपी होगा तो एक्टिव होगा, टीएमपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे ये इनहिबिट होता है, इन दोनों से एक्टिव होता है। पूछा है इनहिबिट किससे होता है, सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18th क्वेश्चन, ऑल द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म, या फिर ऐसा जिसको साइटोसोल भी तो लिख सकते हैं अगर हम और स्पेसिफाई हो जाएं, तो दिस विल बी द आंसर। 19th, इन द एरिथ्रोसाइट्स द नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय द रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग पाथवे, जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बाईपास हो जाता है। तो अगर ये साइकिल चल रही है आरबीसी में तो कितने एटीपी बनेंगे, कितने बनेंगे बताइए? देखो इस प्रोसेस को, जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस में स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप हैं और लास्ट के जो 5 स्टेप हैं, स्टार्टिंग के 5 स्टेप में हमें 2 एटीपी देनी पड़ती हैं और लास्ट के 5 स्टेप में हमें 4 एटीपी मिलती हैं। सो कैंसिल आउट करके ओवरऑल हमें 2 एटीपी मिलती हैं। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस आरबीसी में होता है वहां पर ये 2 एटीपी तो हमने दी हैं, फॉर श्योर दी हैं, लेकिन लास्ट में जो फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर एटीपी जनरेट होती है वो बाईपास कर दिया है, यानी वो 2 एटीपी तो बनेंगी ही नहीं। जो 10th वाला स्टेप है वहां पर बनेंगी 2 एटीपी। सो 2 ही हमने दी हैं और 2 ही हमने ले ली हैं, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 एटीपी बनाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट द कोएंजाइम इज, कोएंजाइम पूछा है ना कि कोफैक्टर। सो यदि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में तो कौन से कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? तो एटीपी इज द कोएंजाइम, यानी कोफैक्टर की बात करें अगर, हेक्सोकाइनेज जो होता है HK, उसको मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, लेकिन कोएंजाइम क्या है? एटीपी।
एटीपी चाहिएगा तभी तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना पाएंगे। सो कोएंजाइम पूछा है, सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे आंसर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके आंसर यहाँ भी देख सकते हैं। अगेन अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए सारे क्वेश्चन के साथ में एग्जैक्टली जैसे यहाँ है, तो आप अपना सपना जेआरएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी है या फिर कुछ कमी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।